हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ में। फोकस ऑन वेयर यू वांट टू गो, नॉट ऑन व्हाट यू फियर। तो हमको जो है अपने गोल पे फोकस करना है, ना कि जब गोल को अचीव कर रहे हो तो उस दौरान जो हमको फियर आता है ना, जो हमसे जिस चीज से हमको डर लगता है उस चीज पे फोकस ना करें। ठीक है, फोकस हमको कहाँ करना है? अपने गोल पे। तो अपने गोल पे फोकस करेंगे तो जो डर होगा हमारे मन से वो निकल जाएगा, और अगर डर पे फोकस करेंगे तो डर हमारा एग्रावेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब डर एग्रावेट हो जाएगा तो फिर हम अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है कि डर पे ना फोकस करके अपने गोल पे फोकस करना है। ठीक है, उसको कैसे अचीव करना है उस पे फोकस करना है। ठीक है, विद दिस थॉट लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, तो देखिए, आज हम करेंगे प्रीवियस 10 ईयर के नीट के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2.15 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी क्या है? 2.15 ग्राम पर ml। देन मास ऑफ 2.5 ml सॉल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमको ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है, करंट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये क्वेश्चन ही क्या है? करंट सिग्निफिकेंट फिगर का। वैसे तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, ये सबको पता है। यहाँ से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, m क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो सिंपली मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी अपनी है 2.15 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है? 2.5 ml। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद ये आता है 5.375। ठीक है, इतना क्या आएगा? ये ग्राम आएगा। ठीक, अब इस हिसाब से आंसर देखिए कौन सा हो सकता है। देखिए, ये और ये, तो ये और इसको भी तो लिख सकते हैं ना। ये 5375, इसको हम डेसिमल हटा दे 10⁻³ लिख सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर जा सकता है। 5.3 अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये भी आंसर हमारा जा सकता है ना। और अगर हम और अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये भी आंसर जा सकता है। जाएगा कौन सा आंसर? नहीं, ये वाला। तो आंसर तो तीनों हमारे सही हैं, बट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पूछे, ये बात हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रूल हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जिन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उनमें जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होता है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए किसके अंदर? रिजल्ट में, है ना। तो जब रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट? देखिए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम है, यानी ये इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमको किसको सेलेक्ट, कितना आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? 5, ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 8, और ये 8 हो जाएगा तो 2 तक लेके आना है ना। तो जब 8 है तो ये क्या हो जाएगा? 4, इसका मतलब 5.4 ये हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हमारा करेक्ट वाला आंसर बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कौन जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट्स, व्हाट फ्रैक्शन, है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट्स एज Fe3+ इन Fe.96O, है ना। कंसीडर Fe.96 टू बी मेड अप ऑफ Fe+2 एंड Fe+3, है ना। तो ये जो आयरन है, यानी ये जो कंपाउंड है FeO, इसके अंदर आयरन +2 और +3 दोनों में प्रेजेंट है। हमको उसका +2 +3 वाले का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे हमने लिखा है H2O, तो ये रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, है ना। ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन एटम। तो अब हम इसको मोल्स मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं? चार्ज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं Fe+3 वाला जो है वो उसका मोल्स है N। ठीक है, तो ये बताइए Fe+2 वाले का मोल कितना होगा? इसमें प्रेजेंट होगा 0.96 - N, है ना। ये बात समझ में आती है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो मान लेते हैं Fe+2 N है तो N इंटू 3 प्लस 0.96 माइनस N, है ना, 0.96 - N इंटू 2, क्योंकि ये जो बचा हुआ आयरन होगा वो क्या होगा? +2 स्टेज में, तो ये चार्ज हो गया, टोटल चार्ज, है ना, टोटल आयरन पे चार्ज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज। तो टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? ये तो 1 मोल है, तो 1 इंटू -2 का चार्ज है, यानी 2, है ना। तो ये इस तरीके से अब दोनों चार्ज बैलेंस हो गए। अब जब बैलेंस हो गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
आयरन जो कि +3 स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n + 0.96 इंटू 2 माइनस 2n इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये 3 - 2 गया, कितना n बचा, और ये हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 1.92, ठीक है 1.92, यानी बचा कितना 0.08। अब हमको तो 0.08 आंसर से मैच करता हुआ दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसको आंसर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 प्रेजेंट, है ना। तो फ्रैक्शन के लिए देखिए, ये मोल्स कितना है 0.08, है ना, मोल्स ऑफ आयरन Fe+3 में। तो ये बताइए कि Fe यानी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 वो होगा मोल्स ऑफ आयरन जो कि Fe+3 में कितना है 0.08, और टोटल मोल्स कितने हैं 0.96, है ना। ये क्या हो जाएगा 8/96, यानी कि 1/12। तो आंसर हमारा कौन सा जाने वाला, मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, what mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the following reaction। यानी इतना, ये इतना ml है, इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी, और वो कैल्शियम कार्बोनेट हम कितना डाल रहे हैं जो कि 95% प्योर है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इतने यानी 50 ml इंटू 0.5 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना प्योर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद इम्प्योर वाला हमको कितना रिक्वायरमेंट होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। ये मोलैरिटी है और ये वॉल्यूम है, तो मोलैरिटी यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मोल्स क्या हो जाएगा n इंटू m इंटू वी। तो m क्या है 0.5 और ml कितना है 50 ml है, तो इसको अगर हम मिलीमोल में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 25 मिलीमोल। क्लियर है ना यहाँ से। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से हम मोल्स ऑफ क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बताइए कि अगर 2 मोल HCl है, 2 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 2 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है कि नहीं है ना। तो यहाँ से 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, वो 1/2 चाहिए, है ना। तो ये है। अब इसके बाद 25 मिलीमोल, है ना, अगर हम ये कहें 25 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीमोल ऑफ CaCO3 बनेगा 1/2 इंटू 25 मिलीमोल, है ना। ये समझ में आया, क्लियर है, इसको समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब इसके बाद ये इतना क्या है मिलीमोल, तो 1/2 ये क्या जाएगा 12.5 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ से मास हमको फाइंड आउट क्या करना है, मास को, तो मैं मास को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो मास यहाँ से क्या बनेगा, मास क्या होता है, अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते तो सिंपली क्या मिल जाता है मोलर मास, मास गिवन मास 12.5 मिलीमोल, यानी कि उसका मतलब इसको लिख सकते हैं 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई मास। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है ये क्या होता है 40 और +12 और ये 48, है ना। ये मोलर मास इसका आ जाएगा कितना 100, ठीक है। तो इसको 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 ग्राम, ठीक है। तो ये तो 1.25 ग्राम जो ये हमारा आया हुआ है ये प्योर मास का है, यानी इतना तो एक्चुअली में चाहिए, लेकिन हमारा जो सैंपल है वो 95% ही प्योर है। इसका मतलब जो हमारा सैंपल का मास है उसका 95% कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1.25 ग्राम, है ना। तभी तो हमारा पूरा टोटल न्यूट्रलाइज हो पाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100, है ना, इक्वल टू 1.25 ग्राम, है ना। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1.32 ग्राम। क्लियर है ना। तो ये चीज हमको दे, अब आंसर में देखिए ये भी दिया हुआ 1.25 ग्राम, लेकिन ये आंसर नहीं है, हमसे पूछा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3, यानी कि इम्प्योर्ड है, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल डाले वो क्या है इम्प्योर है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा। अब देखिए मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना।
तो जितने ज्यादा मोल्स होगा उतने ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो ये चीज है। अब ये बताइए जिसका मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा उसका अगर अगर हम ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मोलर मास क्या होगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, घटेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो और अगर मोल्स घटेगा तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ एटम्स घट जाएंगे, है ना। तो यहीं से हम इसको देखेंगे, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, है ना, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 108, इसका एटॉमिक वेट कितना है, सबका 1 ग्राम है ना। अब एटॉमिक वेट मास को देखते हैं सबसे, सबका 24, 16 और ये 7। तो ये बताइए किसका मास सबसे ज्यादा है ना, किसका मास सबसे ज्यादा है, 108। तो इसका मास सबसे ज्यादा है, इसके मोल सबसे कम आएंगे, इसके एटम सबसे कम आएंगे। समझ में आ गया? और अगर इसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा आएगा, और जिसका मोल सबसे ज्यादा आएगा उसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा आएंगे। तो मोलर मास सबसे कम किसका है, लिथियम का। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर जाने वाला है, डी वाला। ठीक है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? अब इसका हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। ठीक है, तो Haber's process इज इक्वल टू का रिएक्शन हमको पता होना चाहिए, 3H2 प्लस N2, ये क्या बनाता है, 2NH3, है ना, ये Haber's process है। तो अब यहाँ से बताइए कि हमको क्या दिया हुआ है, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यानी कि अमोनिया का मोल्स कितना दिया हुआ है, 20 मोल। तो 20 मोल ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए हमको पूछ रहा है कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये बताइए कि 2 मोल अमोनिया को बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है, 3 हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो ये बताइए 1 मोल अमोनिया को बनाने के लिए 3/2 हाइड्रोजन, है ना। अब ये बताइए कि 20 मोल अमोनिया को बनाने के लिए क्या होगा, 20 इंटू 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से क्या हो गया 10, और ये क्या आ जाएगा 30 मोल्स ऑफ अमोनिया। सिंपल है ना। क्या मैंने आपको जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जिसका फाइंड आउट करना है उसका कोफिशिएंट, तो किसका फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाइड बाय जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं उसका कितना गिवन मोल है, वो कितना है 20। तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 30 मोल्स। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट तरीका हो जाएगा। ठीक, तो डी वाला हमारा आंसर जाने वाला है। क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the density of 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of the solution is given that molecular mass of NaOH is equal to 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमको मोलैलिटी फाइंड आउट करना है, और हमको मोलैलिटी दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, और डेंसिटी अगर दी हुई हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मोलैलिटी मान लो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, वो होता है 1000 into molarity divided by 1000 into small d density into minus ये होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, कैपिटल एम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है मोलैरिटी। क्लियर है ना। तो बस सारी चीजें हमको गिवन है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होना चाहिए तब जाके हमारी मोलैलिटी आती है। क्लियर है ना। तो अब इसके बाद देखिए हम सिर्फ सिंपली क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.28 माइनस मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 40। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा मोलैलिटी आता है 1.67 मोलर। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से, वैसे तो हम रिलेशन देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बस कम टाइम में हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be, है ना। तो क्या कर रहे हैं, जब हम फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसके साथ ट्रीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, गैस मिलती है। उस गैस को कहाँ पास करते हैं, KOH के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का देखिए HCOOH, है ना। फॉर्मिक एसिड क्या होता है HCOH, और जब इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ पास करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ जब पास करते हैं तो क्या मिलता है CO प्लस H2। ठीक है, अब H2O को तो H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा, बचेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया।
अब देखिए, अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सीओ, क्योंकि इसको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बचेगा कौन, मोल्स ऑफ सीओ। तो उसी सीओ को हम बताएंगे। तो देखिए ये क्या है, 2.3 ग्राम है इसका, तो मोल्स इसके कितने जाएंगे, 2.3 गिवन बाय इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास जो होता है वो होता है 46 ग्राम फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये 46, तो ये क्या जाएगा 1/20। अगर ये 1/20 मोल यहाँ बन रहा है तो 1/20 मोल कौन बनेगा, मतलब बनेगा प्रोडक्ट में, ये इतना 1/20 मोल ले रहे हैं तो बनेगा कितना 1/20 मोल। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, क्योंकि H2O से कोई मतलब नहीं, क्योंकि H2O सल्फर एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा उसके साथ साथ देखिए H2C2O4 यानी ऑक्सैलिक एसिड को जब पास करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CO बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, बचता कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जितना मोल ये लिया होगा उतने मोल ये बनेगा, है ना। इसका मतलब देखिए कितना ग्राम लिया है, 4.5 ग्राम, तो इसका मोल कितना बनेगा 4.5 डिवाइडेड बाई 90, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 90 ग्राम पर मोल, है ना। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 1 इसके भी 20 आ जाएंगे, तो ये भी अपना 1/20 मोल बनेगा। तो हमारा बचेगा कौन, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, बच कौन रहा है प्रोडक्ट हमारा CO और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा, तो हमारा यही क्या होगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है। तो 1/20 मोल प्लस 1/20 मोल, तो टोटल मोल्स ऑफ CO ये हो जाएंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/10 मोल्स। हमसे क्या पूछा है, वेट पूछा है, मास में ना, तो 1/10, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का 12 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, है ना। तो ये 28, इसका मतलब ये हो जाएगा 2.8 ग्राम। क्लियर है ना, तो ये 2.8 ग्राम आंसर हमारा कौन सा जाने वाला, सी वाला। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, कौन से केस में वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे उसमें नंबर ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो 18 ml है, तो 18 ml का मास वैसे कितना होता है, वन, इसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो 18 ग्राम होगा, तो 18 ml होगा, तो कितना इसका वेट आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। तो 18 ग्राम को अब मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 18/18, मॉलिक्यूलर वेट से कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा, है ना। अच्छा अब इसके बाद यहाँ ग्राम में डायरेक्टली दिया हुआ तो क्या हो जाएगा 0.18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो कितना हो जाएगा 0.01 मोल, है ना। इसी तरीके से देखिए दिया हुआ है 0.00224 लीटर वाटर वेपर, तो वाटर वेपर अगर STP पर है 180 273 केल्विन क्या है STP, तो इसको हम अगर 222.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या देगा हमको, मोल्स देगा, है ना, वॉल्यूम है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मोल्स, है ना। तो ये हो गया, कैसे किया मैंने, इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया इससे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 10⁻⁴ मोल। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन में देखिए 10⁻³ मोल दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा मोल किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ये टोटल 1 मोल है, बाकी सारे छोटे हैं, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा आने वाला है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है ना, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सपोज द एलिमेंट्स X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram, then the atomic weight of X and Y are। तो दोनों के atomic weight क्या क्या होंगे, तो मान लेते हैं कि जो X है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मान लेते हैं स्मॉल x, और Y जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है स्मॉल y। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हमको क्या पता है, जैसे मान लेते हैं पहले कंडीशन में XY2 की कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.1 मोल है और इसका वेट कितना है 10 ग्राम, तो वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा x स्मॉल x प्लस XY2 है ना 1x है इंटू 2 इंटू y होगा, ये उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, और ये क्या बताएगा नंबर ऑफ मोल्स को। समझ में आ गया ना, तो यहाँ से देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 10/0.1, तो ये क्या हो जाएगा 100, ये समझ में आ गया। इस तरीके से दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाली कंडीशन किसकी है X3Y2 की, इस तरीके से यहाँ भी करते हैं 0.05 मोल है
और कितना मास इसका दे रहा है, 9 ग्राम दे रहा है, तो 9 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 3x प्लस 2y, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 अपान 0.05, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा 180, है ना, ये आ जाएगा। अब हमको दो इक्वेशन मिल गए और दो वेरिएबल है, तो सिंपली दोनों का आंसर निकालेंगे कि x और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, बाकी बाद में। तो ये देखिएगा कितना आ जाएगा, x प्लस 2y, है ना, प्लस ये हो जाएगा 3x, नहीं माइनस करते हैं इसको, ठीक है। ये इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू होगा कितना 100, और इसको माइनस करते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, है ना, इसको माइनस करने में इसको माइनस करते हैं, मान लेते हैं इसको माइनस कर देते हैं, ये अपना माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो ही जाएगा। तो यहाँ से 3x माइनस x, ये बचेगा कितना 2x, 2y माइनस 2y कितना हो जाएगा 0, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा 80, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 40, है ना। अब यहाँ से x इक्वल टू 40 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है 100, तो 2y इज इक्वल टू कितना है 100 माइनस 40, जो कि आ गया 60, है ना, 60 आएगा, और 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 30, इसका मतलब y इज इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 30, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट जाने वाला। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये नीट सेकंड फेज 2016 का क्वेश्चन है ना। उसको चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? तो देखिए इस रिएक्शन का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा AgNO3 प्लस NaCl, ये बनाएगा क्या AgCl प्लस ये बन जाएगा अपना NaNO3, है ना, ये अपना रिएक्शन होगा। अब देखिए ये 50 ml ऑफ 16.9% सोल्यूशन, तो इसका मास कितना आएगा, तो देखिए 16.9% सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर 100 ml का सोल्यूशन है तो उसमें 16.9 ग्राम क्या होगा AgNO3 होगा। तो अगर हम बात करें जैसे 100 ml में 100 ml सोल्यूशन में मास कितना आ रहा है उसका 16.9 ग्राम, है ना। तो ये बताइए 50 ml में कितना हो जाएगा, ये 1 बाई आधा हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आधा, तो 16.9 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, है ना, ये कितना हो जाएगा 8.45 ग्राम। इसका मतलब 8.45 ग्राम हम AgNO3 ले रहे हैं। इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे 50 ml ऑफ 5.8%, तो ये भी आधा हो जाएगा कि नहीं होगा NaCl भी, तो इसका मतलब जो NaCl का मास आएगा वो 5.8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये इसका जो है मॉलिक्यूलर में इसका जो ये बाई 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 182.9, है ना। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2.9 ग्राम। इतना समझ में आ गया ना। अब ये बताइए इसका मोल कितना होगा, क्योंकि मोलर रिलेशन मास का रिलेशन तो होता नहीं है, हम क्या करेंगे इसको मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ये अपना है 2.9 ग्राम, है ना, ये ग्राम में ये ग्राम में, तो ये मोल्स कितना आ जाएगा 8.45 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgNO3, तो सिल्वर का 108 Ag देखिए ये दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे आप, और वो आता है 170 ग्राम, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर और इसका कितना आता है 58.8, है ना 8.8, तो ये हो जाएगा 170, और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका मोल कितना आएगा 2.9 बाई 58.8, है ना। तो ये कितना आ जाता है अपना 0.049 मोल्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.049 मोल्स, दोनों के आते हैं। समझ में आ गया। तो प्रेसिपिटेट भी कितना बनेगा 1 मोल ही है, 1 मोल ही है, तो बनता कितना है 1 मोल बनता है, तो इसका मतलब इतने ही मोल्स कितना बनेगा, इसका बनेगा 0.049 मोल्स ऑफ AgCl3 बनेगा, AgCl भी बनेगा, है ना। तो इसका हमको मोल्स मिल गया। अब हमको मास फाइंड आउट करना है, मास पूछ रहा है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास का मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो मास इज इक्वल टू यहाँ से क्या होता है मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स कितना है 0.049, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है AgCl का
AgCl का कैलकुलेट करेंगे Ag और यहाँ पे Cl दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है 143.3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आता है 7.02 ग्राम, जो कि लगभग 7 ग्राम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी वाला जाएगा। क्लियर है ना? तो ये वाला रिलेशन बताया, हमको मोलर रेशियो ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इस तरीके से अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ एवोगाड्रो नंबर n is changed from n 6.022 into 10 power 23 मोल पर मोल टू 6.022 into 10 power 20 मोल पर मोल, है ना। दिस वुड चेंज, इसकी वजह से क्या चेंज आएगा। अब देखिए हमको क्या पता है कि जैसे 6.022 into 10 power 23 एटम्स या मोल या मालिक्यूल जो भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं, जो कि 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम 1 एटम का मास यहाँ से देखेंगे कितना ग्राम आ जाएगा, 12/6.022 into 10 power 23, है ना। अब ये बताइए कि अगर हम इसका अब मोल्स को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल को इतने में, ठीक है, इतने एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इतने एटम का मास कितना आ जाएगा, 6.022 into 10 power 20। अब इसको हम क्या मानने लगे, इसको हम नई यूनिट में 1 मोल मानने लगे हैं, तो इसका मास कितना आ जाएगा, फिर इसका मास क्या होगा, 6.022 into 10 to the power 20, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 to the power 23, ये कट जाएगा, है ना, आएगा क्या 12 into 10 to the power -3 ग्राम। तो पहले तो 1 मोल का मास कितना होता था, 12 ग्राम 1 मोल कार्बन का, अब कितना आ रहा है, कम आ रहा है, 10 पावर -3 के ऑर्डर में आ रहा है। इसका मतलब मास ऑफ कार्बन जो है वो चेंज हो गया, मास ऑफ 1 मोल कार्बन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब ऑप्शन में देखिए मास ऑफ 1 मोल कार्बन चेंज हो गया, दिस वुड चेंज, है ना, क्या चेंज रहा, मास ऑफ 1, ये बात तो सही है ना। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच इन अदर इन क्या बैलेंस इक्वेशन, तो ये बात तो है नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, जो अदर अलग अलग एलिमेंट के रेशियो होते हैं वो भी चेंज नहीं होने वाला, है ना, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, तो मास का यूनिट से कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जाने वाला है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, किसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगा, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1.8 ग्राम जिसकी मोल्स मैंने बताया अभी आपको, इसके मोल्स ज्यादा हो क्या होंगे, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 18 मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये क्या आ जाएगा 0.1 मोल, 18 ग्राम है तो 18 डिवाइडेड बाई 18, ये क्या हो जाएगा 1 मोल, और 18 मोल्स ऑफ वाटर, ये तो मोल्स में दिया ही हुआ है, 18 मॉलिक्यूल 18 बाई 6.022 into 10 पावर 23, तो ये तो बहुत छोटा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी कम है। सबसे बड़ा देखिए कौन सा मोल्स आ रहा है, 18 मोल्स, इसका मतलब आंसर कौन सा जाने वाला है, सी वाला। क्लियर है ना। तो ये सिंपली इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए दिया हुआ है, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाई वेट, यानी इनका वेट का रेशियो क्या आ रहा है 1:4, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर, है ना। तो ये हमको वेट दिया हुआ है, तो देखिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, है ना, तो जब इनका रेशियो दिया हुआ है 1:4 का, तो इनका मोल का रेशियो क्या आएगा, इसको मोलर रेशियो पूछा हुआ है तो सिंपली मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 और ये 4/32, ये रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2, यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ से ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, है ना, ये क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब जब रेशियो अब ये है तो क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा H2 और O2 का जो रेशियो आएगा 4:1, ठीक है, ये इधर क्रॉस कर देते हैं ना, जब हम नीचे वाले को एक्सचेंज करते हैं तो क्रॉस करते हैं, इसका मतलब ये आंसर कौन सा जाएगा 4:1 वाला, डी वाला हमारा आंसर जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है। तो इक्वल मास है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मीथेन, इनका तीनों का रेशियो क्या होगा वॉल्यूम का। अब हमको पता है कि जो वॉल्यूम होता है किसी एक कंटेनर में रखा होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, ये चीज हमको पता है ना, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज हमको पता है V इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स।
तो वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, मास, इक्वल मास दिया हुआ है। तो अगर हम कहें कि मोल्स का रेशियो क्या आएगा, तीनों गैसेस का मोल्स का रेशियो क्या आएगा, तो इक्वल मास है तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, सिंपली m कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH4, ठीक है। तो मास तो सबका m है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मोलर मास से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, इसका कितना होगा 32 और इसका कितना होगा 16, ये समझ में आया, ठीक है। mm तो सब में कट जाएगा, इसका रेशियो क्या बन रहा है 1/2:1/32:1/16, यहाँ से समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ये बताइए कि जो मोल का रेशियो होता है वही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा, है ना। तो जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, क्यों, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो सिंपली जो ये रेशियो आ रहा है हमारे सामने, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, सबको 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले और कट कर देते हैं, इसको स्मॉल कर लेते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8। अब हम क्या करते हैं, सबको 16 से जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 इस टू, यहाँ 16 इंटू 16 बाई 16 क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो 16 इस टू 1 इस टू 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। सी वाला ऑप्शन देखिए हमारा करेक्ट दिख रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर देंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर्स ऑफ क्लोरीन ईच एट एसटीपी द मोल्स ऑफ HCl फाउंड इज इक्वल टू। तो हमको कह रहा है कि हाइड्रोजन है और Cl2 ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है 2HCl बनता है, ये चीज हमको पता है ना। अब हमको कह रहा है कि सबके वॉल्यूम दिए हुए, क्या दिए हुए हैं वॉल्यूम, तो ये दिया हुआ है 22.4 लीटर और ये दिया हुआ है क्लोरीन कितना 11.2 लीटर। अब जब दोनों रिएजेंट दे दिया है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं। तो इसका कितना है, दोनों का 1, दोनों का 1, दोनों का 1 आ जाएगा, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो उतनी ही आने वाली। तो जो सबसे छोटा होता है वही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन आने वाला है 11.2, यानी क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बताइए, अच्छा ये 2HCl है तो यानी कि ये 1 मोल है, एक मिनट, ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 मोल HCl से क्या बन रहा है 1 मोल ऑफ Cl2 की वजह से क्या बन रहा है 2 मोल ऑफ HCl बन रहा है, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ एट STP पर 22.4 लीटर ऑफ HCl से क्या बन रहा है 22.4 इंटू 2 लीटर ऑफ HCl बन रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो ये बताइए कि 1 लीटर से कितना बनेगा 22.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, है ना, ऑफ HCl। तो 11.2, अब मैं चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ 11.2 लीटर से क्या बनेगा, यहाँ पे तो कट गया है ना, बचा क्या 2 इंटू 11.2 लीटर, इसका मतलब क्या बन जाएगा दुगुना, यानी 22.4 लीटर, ठीक है। और जो कि क्या है 1 मोल के बराबर आएगा कि नहीं, ये 1 मोल गैस को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। या और आसान अगर आप करना चाहें इसको और आसान तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखिए 11.2 लीटर कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा 0.5 मोल को, क्यों, क्योंकि ये 11.5 लीटर है तो 11.2 लीटर है तो डिवाइड करेंगे किससे 22.4 लीटर से, तो ये कितना आएगा 0.5 मोल। तो 0.5 मोल ये है। अब 1 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, तो इसका दुगना होना चाहिए, इसका दुगना आएगा तो 0.5 का दुगना कितना हो जाएगा 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ HCl हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आंसर हमारा 1 मोल ऑफ HCl, क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 gram of magnesium is burned with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। देखिए जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है MgO, इसको हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ से ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 ग्राम क्या ले रहा है, 1 ग्राम मैग्नीशियम ले रहे हैं और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन ले, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमको मोल्स। तो मोल्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे आ जाएगा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 1/24, मैग्नीशियम का मोल मास कितना होता है 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है 0.56 डिवाइडेड बाई इसका होता है 32, है ना।
तो अब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ से पता करें, ये मोल्स हमको सबसे पहले पता होना चाहिए, तो यह आ जाएगा 0.0416 और ये आता है 0.0175। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, बाई 2 करेंगे, है ना। जब बाई 2 करेंगे तो ये लगभग पॉइंट, ये हम यहाँ से लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो एल आर कौन हो जाएगा, अगर हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, इसको अगर हम इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 0.0416 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 0.0208 के राउंड आएगा, है ना। इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, 0.0175 ये है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.0175 ही रह जाएगा। तो जब 0.0175 रह जाएगा, इसका मतलब इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन हो रही है, बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है। इसका मतलब छोटी वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब ये बताइए अगर 0.175 ये है, तो इसका मतलब इसका डबल कौन यूज हो जाएगा, मैग्नीशियम। इतना समझ में आता है, इसका डबल कौन यूज हो जाएगा, मैग्नीशियम, है ना। तो जब डबल इसका यूज हो जाएगा मैग्नीशियम, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम हमारा कितना बचेगा, मैग्नीशियम एक्चुअली में कितना बचा हुआ है 0.0416, है ना। अब माइनस डबल ऑफ जो ऑक्सीजन का मोल्स है उतना कंज्यूम हो जाएगा कौन, मैग्नीशियम, क्योंकि 1 मोल अगर ये कंज्यूमर है तो 2 मोल ये कंज्यूमर है। ये बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ से तो डबल मोल्स कितने कंज्यूम होंगे 0.0175। इतना समझ में है, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम जो कि एक्सेस है, एक्सेस में है, उसका मोल्स आ जाएगा। यानी कि जो मैग्नीशियम इनिशियली प्रेजेंट है उसमें से डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का मोल्स के बराबर कौन कंज्यूम हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो बचेगा कितना, इसी में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आता है 0.0066 मोल्स। ठीक है, और हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, मास पूछ रहा है, तो मास कितना है, तो 0.0066 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये आता है 0.16 मोल्स, 0.16 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में आ जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, किस में पूछ रहा है, मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा 6.02 into 10⁻20 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10⁻23। तो ये कर गया, बचा कितना 10⁻³ ये क्या आ गए मोल्स, है ना। अब जब मोल्स आ गए, वॉल्यूम ये 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। इसके बाद ये क्या बचेगा 10⁻⁻1 मोल, 10⁻⁻1 लीटर। ये बात समझ में आया, ये वॉल्यूम हो गया। तो बस सिंपली मोल्स इक्वल टू क्या होता है 10 टू द गिवन मोल्स अपन क्या होता है वॉल्यूम 10⁻⁻1। इसका मतलब क्या आएगा 10⁻², मतलब 0.01 मोलर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन। ठीक, उसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml of 0.05 m solution of chloride required 10 ml of 0.1 m solution of AgNO3, which of the following will be the formula of chloride, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि NaCl अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो क्या बनता है, हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। तो क्या बनता है AgCl और NaNO3 बनता है ना, NaNO3 बनता है। तो ये कह रहा है यहाँ पे क्लोरीन, जैसे यहाँ पे एक तो एक फिक्स है। अब कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जैसे XL2 हो गया, XCl हो गया, XCl3 हो गया, है ना, क्लोराइड है। ये क्या है, क्वेश्चन में क्या है, एक क्लोराइड है। उस क्लोराइड में 2 Cl2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको रिएक्ट कराया गया किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो सबके हमको सोल्यूशन दिया हुआ, उसका कितना ml लिया गया वो दिया हुआ, कितना कंज्यूम हो रहा है ये सोल्यूशन और कितना कंज्यूम हो रहा है ये सोल्यूशन, दोनों दिया हुआ है। तो अगर हम क्या करें, दोनों के मोल्स को इक्वेट कर देंगे, है ना, दोनों के मोल्स को कंपेयर कर लेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि Cl2 है कि Cl है कि Cl3 है, क्या है ना। इस तरीके से हम देख रहे हैं कंपैरिजन करके। तो ये तो एग्जांपल के तौर पे था, है ना। अब हम क्या करते हैं एक्चुअल पे, देखिए एक्चुअल डेटा देखते हैं कि दोनों के मोल्स कितने बन रहे हैं। तो 10 ml ये है और ये क्या है 0.05। तो मोल्स ऑफ जो क्लोराइड है, जो क्लोराइड है उसके मोल्स कितने आ रहे हैं 10 ml
मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मोलर, तो ये कितना आ जाएगा, ये मिली मोल्स में आएगा ना, ये ml में है और ये कैपिटल M है, तो क्या आएगा मिली मोल्स में, तो ये आ जाएगा 0.5 मिली मोल, है ना। और जो AgNO3 है उसके मोल्स कितने रिक्वायर्ड हो रहे हैं, तो AgNO3 के मोल्स जो रिक्वायर्ड हो रहे हैं वो 10 इंटू 0.1 मोल्स मोलर, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मिलीमोल। इतना समझ में आ गया, 1 मिलीमोल ये रिक्वायर्ड हो रहा है, और क्लोराइड कितना 0.5, इसका मतलब क्या है, इसका इसका डबल रिक्वायर्ड हो रहा है, इसका डबल रिक्वायर्ड हो रहा है। तो जबकि AgCl के साथ एक ही क्लोरीन तो आता है, तो अगर इसका डबल रिक्वायर्ड ये हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, 2 क्लोरीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस कंपाउंड के अंदर ये जो क्लोराइड होगा इसके अंदर 2 क्लोरीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ से समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड होगा वो कैसा होना चाहिए, XCl2 टाइप का होना चाहिए। यहाँ से समझ में आए, नहीं यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर ये 0.5 मोल 0.5 मिलीमोल्स ये है क्लोराइड का कंपाउंड, और 1 मिलीमोल ये लग रहा है बन रहा है, तो 1 इसका डबल बन रहा है कि नहीं, इसका डबल बन रहा है। तो डबल बनने का मतलब ये है कि जो क्लोराइड है वो 2 क्लोराइड होना चाहिए उसमें, तभी तो इसका डबल प्रोडक्ट बनेगा उसकी वजह से, है ना। तो ये है, इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा जाने वाला है, XCl2 वाला, तो हमारा कौन सा बनेगा, बी वाला। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो सिंपली मोल सबका कैलकुलेट हो जाए, तो 44 डिवाइडेड बाई 44 मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा 1 मोल। 48 डिवाइडेड बाई O3 का, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16×48 यानी 48, ये कितना हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन का 8/2 यानी ये क्या बनेगा 4 मोल। ठीक है, और यहाँ से 64/SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 64, ये आता है 1 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के। क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटम। ये क्या कौन सी गैस है, ये ट्राई एटॉमिक गैस है। ठीक है, इस गैस में 0.1 मोल अगर हमने लिया हो तो कितने एटम्स बनेंगे। तो 1 मोल में हमको पता है क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 मोल में कितने एटम्स होंगे, ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 0.1, ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। ये किस में है 0.1 मोल में, ये सॉरी, ये इतने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, ये क्या होंगे इसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमको एटम पूछ रहा है, तो एटम के लिए क्या करेंगे, ट्राई एटम है तो 3 से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, ये आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा जो कि है प्रीवियस ईयर में, वो देखिए कौन सा है, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इफ द सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स कंप्लीटली मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन विल बी, है ना। जैसे क्या मैंने बनाया Na2CO3 ये बनेगा, तो ये डिसोसिएट होगा इसके अंदर 2Na+ और CO3 2-, ठीक है, ये बनेगा हमारा। अब अगर हमें इसका मोल्स पता चल जाए तो इसके मोल्स हम फाइंड आउट कर, जितना मोल इसका होगा इसका क्या होगा डबल, 2 गुना मोल्स किसके होंगे सोडियम आयन के, और कार्बोनेट आयन का क्या होगा 1 गुना होगा, है ना, 1 टाइम्स होगा। इतना समझ में आ गया यहाँ से गुड़े 1, है ना। तो अब हम क्या करते हैं मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ NO2CO3 क्या होगा, मोल्स के लिए क्या करेंगे 25.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा Na2CO3 का 106, हमारा क्वेश्चन में गिवन ही है। तो ये हो गया मोल्स। अब डिवाइड करते हैं किसके, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml में, तो 250 और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो लीटर क्या हो जाए ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आता है 0.955 मोलर, है ना, ये मोलैरिटी है, मोलर 0.955 मोलर। ठीक है, अब ये बताइए, अब इसका मतलब अगर ये 0.955 मोलर ये है, तो ये भी क्या होगा कार्बोनेट कितना होना चाहिए 0.955 मोलर, और इसका डबल क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए हमारा सोडियम आयन, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, ये डबल करेंगे 2 इंटू 0.955
5। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसकी मोलैरिटी इतनी आ रही है तो इसका डबल इसके आयंस की आएगी, इसका डबल किसका आएगा, सोडियम आयन का आएगा, और 1 गुना इसका कितना आएगा, कार्बोनेट का आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1.910 और ये क्या हो जाएगा 0.955। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं कौन सा है, 1.910 मोल्स। देखिए कौन किसका दे रहा है, ये बी वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर हमारा सोडियम का है और ये कार्बोनेट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा जाएगा, बी वाला। ठीक है,